तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं वापस से एल्केन्स का। तो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हम देखें उससे पहले आप ये तो जानते ही हैं कि नोमेनक्लेचर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स कैन फर्दर बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनका नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर कॉमन नेम के बारे में भी हम देख चुके हैं, आपको पता ही होगा। फर्स्ट 3 एल्केन्स मीथेन है, सेकेंड इथेन है, उसके बाद में प्रोपेन। have only one structure but higher alkanes can have more than one structure। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, इनका हम क्या देखते हैं, फर्स्ट 3 एल्केन्स, ये तीनों एल्केन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर, इनका केवल एक ही स्ट्रक्चर होता है। बट अगर हम इसमें और कार्बन चेन इंक्लूड कर दें, यानी इससे ज़्यादा हायर वाले एल्केन्स के बारे में हम देखें, कैन हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर, तो उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके थ्रू एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकती है इन तीनों के अलावा। लेट अस राइट स्ट्रक्चर फॉर C4H10। तो हम यानी 3 कार्बन चेन से ज़्यादा वाले एल्केन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। C4H10, 4 carbon atoms of C4H10 can be joined either in a continuous chain or with a branched chain in the following 2 steps। तो जो ये हमारा C4H10 है, इसको हम स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी ज्वाइन करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ब्रांच चेन के फॉर्म में भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी 2 तरीके से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं हम। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखें तो आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस चेन है या स्ट्रेट चेन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और कितने हाइड्रोजन अटैच है, 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से हमने जो C4H10 है, अगर इसका जो हम IUPAC के अकॉर्डिंग नेम देखें तो वो होता है ब्यूटेन, और ये स्ट्रेट चेन वाले को हम बोलते हैं N ब्यूटेन। और यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है। BP का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी 273 केल्विन, यानी 273 केल्विन पर इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट अब हम इसका क्या देखेंगे, ब्रांच्ड चेन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर इसके सेकेंड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये इसका सेकेंड स्ट्रक्चर है ब्रांच चेन। कितने कार्बन है, C4, और हाइड्रोजन कितने हैं, H10। तो इससे ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और ये 4। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रही है ना C4H10 की ब्रांच स्ट्रक्चर। और ये भी हमको चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, यानी उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 वैलेंसी है, तो हर एक कार्बन के साथ उसकी 4 वैलेंसी पे यहाँ पर एटम अटैच रहना चाहिए, या तो कार्बन या हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर है C4H10 की, इसका IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हम नाम देखें तो वो है 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर कॉमन नेम में इसको हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 261 केल्विन। ठीक है, अब हम आगे इसमें क्या देखेंगे, इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हैं, यू कैन जॉइन 5 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ C5H12। अभी तक हमने
C4H10 का देखा 2 तरीके होते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके हैं C5H12 को ज्वाइन करने का। तो दे कैन बी अरेंज इन 3 वेज एज शोन इन स्ट्रक्चर 3rd to 5th। तो यहाँ पर जो C5H12 है इसको अरेंज करने के 3 तरीके हैं। जो हम 3rd स्ट्रक्चर में देखें, फॉर्मूला हम यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, C5H12, ठीक है। यानी कितने कार्बन होने चाहिए स्टूडेंट्स? 5। तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12, क्योंकि हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई। और इसका नेम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है पेंटेन, या फिर हम इसको बोलते हैं एन पेंटेन, ठीक है। और इसका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट आपको अभी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम हायर क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वैसे मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता ही दिया, वो टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो 309 केल्विन है, ओके। नेक्स्ट जो 4th यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन है, 4th स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? कितने कार्बन? 5, 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन कितने? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी C5H12 का ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे नेम देख लें, 2-मिथाइल ब्यूटेन, और इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। बॉइलिंग पॉइंट 301 केल्विन, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमें गिवन है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? कितने कार्बन? 5, 1 2 3 4 5, ओके। देन हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो 12 ऑलरेडी हो ही जाएगा, फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये भी C5H12 है। ध्यान क्या रखना होता है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी हर एक कार्बन से 4 एटम अटैच होने चाहिए, ठीक है। इसका नेम हम यहाँ पे देखें, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम है इसका नियोपेंटेन। जो ये आगे जो नेम लिखा हुआ है ये होता है IUPAC नेम, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 282.5 केल्विन। तो स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है आपको IUPAC के बारे में तो अभी नॉलेज नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये नेम कहाँ से आ गया, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और आप अगर अभी क्विक इसको जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और इसके बारे में देखिए, आपको पता लग जाएगा कि IUPAC के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। आगे हम देखें इसमें स्ट्रक्चर्स फर्स्ट एंड सेकेंड पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। हमने देखा ना किसका स्ट्रक्चर है, वो C4H10 का, बट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, पर उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंट है। एंड अदर प्रॉपर्टीज़, और उनका प्रॉपर्टीज़ भी अलग है। फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या है? डिफरेंट है। उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। उसके जैसे ही हमने C5H12 को भी देखा, सिमिलरली स्ट्रक्चर 3rd, 4th एंड 5th पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है? C5H12 सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उनका भी अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड है वो क्या है? ब्यूटेन, यानी C4H10 के आइसोमर्स हैं। वेयर एज स्ट्रक्चर 3rd, 4th एंड 5th जो भी हम देख चुके हैं, आप इस वीडियो लेक्चर को आगे रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रक्चर और फर्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर को। ये क्या है? आइसोमर्स ऑफ पेंटेन्स। सिंस डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स, दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इनकी प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? उनकी स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट स्ट्रक्चर्स फर्स्ट एंड थर्ड हैव कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, बट स्ट्रक्चर सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ हैव ब्रांच चेन। जो हमने ब्यूटेन और पेंटेन का स्ट्रक्चर देखा फर्स्ट और थर्ड वाला, वो क्या था? कॉन्टिन्यूस चेन में था। और उसके अलावा जो बाकी का बचा है, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, वो क्या है? ब्रांच चेन के अंदर। सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर नोन एज चेन आइसोमर्स। तो इस तरीके के जो आइसोमर्स है वो किस वजह से डिफरेंट है आपस में? स्ट्रक्चरल तो है ही सही, स्ट्रक्चर तो है, पर स्ट्रक्चर में किस वजह से उनमें डिफरेंस आ रहा है? उनकी चेन की वजह से। तो इन आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? चेन आइसोमर्स। Thus you have seen that C4H10 and C5H12 have 2 and 3 chain isomers respectively। तो हमने क्या देखा? ब्यूटेन यानी C4H10 और पेंटेन C5H12, इसके कितने चेन आइसोमर्स हैं? ब्यूटेन के तो हैं 2 और पेंटेन के हैं 3 चेन आइसोमर्स, जिसका स्ट्रक्चर हम आगे देख चुके हैं। ठीक है, आगे अगर हम इसमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर प्रॉब्लम हमें गिवन है उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। ऑल्सो राइट देयर IUPAC नेम। उनके IUPAC नेम भी लिखना है हमको C6H14 का, और उसके कितने यहाँ पे आइसोमर्स बनेंगे उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलें तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि एक जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनेगी, जो कि यहाँ पे फर्स्ट गिवन है। यानी 6 कार्बन हमने यहाँ पर लाइन से लगा दिए और हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, मतलब उसकी 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया एनहेक्सेन। उसके बाद में सेकंड में हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रह गया ना। एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके कहाँ लगा दिए? यहाँ लगा दिया, और ये CH3 को उठाकर हमने यहाँ लगा दिया। तो नया एक स्ट्रक्चर निकल के आया कि नहीं निकल के आया स्टूडेंट्स? ये है हमारा 2-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देखें थर्ड स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन थी 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन की चेन। तो सेकंड पोजीशन पे हमने ये काम किया। अगर सेम काम अगर हम थर्ड नंबर की पोजीशन पे करें तो क्या नया आइसोमर्स निकल के आएगा? यहाँ पे ज़रूर आएगा। ये है 3-मिथाइल पेंटेन। उसके बाद में हम नेक्स्ट भी यहाँ पे देखते हैं। अगर हम क्या करें कि चेन को हम स्ट्रेट जो चेन है उसको 4 की ही रहने दें और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दें, तो भी स्ट्रक्चर बन के आएगा, जो कि है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आएगा, वो है कि जो हमारा एक कार्बन है उस पर चारों वैलेंसी पे अगर हम कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा दें तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। यहाँ पर CH3 तीन तरफ CH3 है इस कार्बन के, और एक तरफ क्या है? इथेन लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चर है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो हमने यहाँ पे देखा जो हमें यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, किसका गिवन है? हेक्सेन का, C6H14।
इसके हमने यहाँ पे कितने आइसोमर्स देखे, यहाँ पर हमने टोटल इसके 5 आइसोमर्स देख लिए। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू अ कार्बन एटम द कार्बन एटम इज टर्म्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी। जो भी कार्बन एटम है उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटनरी किस बेसिस पर बोलेंगे, किस बिहाफ पे बोलेंगे, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू अ कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से आगे जाके अटैच हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी के नाम से जानते हैं। तो कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम एज इन मीथेन। तो मीथेन के अंदर हमने क्या देखा, मीथेन के अंदर वो कोई दूसरे कार्बन एटम से अटैच नहीं होता, क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन एटम होता है ना। तो एक कार्बन के साथ में वो और कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा, वो तो बाकी तो हाइड्रोजन से अटैच होगा। और टू ओनली वन कार्बन एटम एज इन इथेन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। तो अगर हम मीथेन के आगे इथेन में जाएं, C2H6 में जाएं, तो यहाँ हम देख चुके हैं वहाँ पे क्या होता है, C2H6 यानी CH3 यानी एक कार्बन दूसरे अदर एक कार्बन से अटैच है, तो वो क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम, सिंगल एक से यानी प्राइमरी। टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी। जो किनारे वाले होते हैं, टर्मिनल मतलब किनारे वाले कार्बन एटम हमेशा क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, क्योंकि किनारे पे होगा तो किसी एक ही सिरे से बंधा हुआ होगा तो वो हमेशा प्राइमरी होगा। कार्बन एटम अटैच टू 2 कार्बन एटम्स इज नॉन एज सेकेंडरी। अगर कोई एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है तो वो कार्बन एटम क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाएगा। उसके बाद में क्या है, टर्शरी कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। टर्शरी वाले में क्या होता है, ये कार्बन है, ये कितने 3 कार्बन एटम से अटैच है। तो अगर ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, टर्शरी कहलाएगा। ठीक है। एंड नियो और क्वाटनरी कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन एटम्स। और नियो बोलो या क्वाटनरी बोलो, उसमें कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटर वाला कार्बन क्या है, 4 डिग्री यानी क्वाटनरी कार्बन एटम। कैन यू आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम इन स्ट्रक्चरल फर्स्ट। आगे हम इससे पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। मैं आपको साथ के साथ सबका स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम टर्शरी और क्वाटनरी यहाँ पे बना लिया। सेकेंडरी भी मैं आपको यहीं पर ड्रॉ करके बता देती हूँ। क्या बोला है, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो वो क्या है, सेकेंडरी। और एक कार्बन ओनली एक कार्बन से अटैच है तो वो क्या है, प्राइमरी। आप ये ना समझे कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 3 या 2 या 1 इस तरीके से शो की है, मैंने ओनली कार्बन अटैच किए हैं। बाकी की जो भी वैलेंसी बचेगी उस पर हाइड्रोजन एटम डेफिनेटली अटैच होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर 1st to 5th में हम क्या देखेंगे। यहाँ पे 1st to 5th वाला स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम देख रहे हैं इफ़ यू गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स फॉर हायर एल्केन्स यू विल बी getting still larger number of isomers। अगर हम हायर में जाते जाएंगे तो उतने ही ज़्यादा हमको आइसोमर्स भी, उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चेन बढ़ती जाएगी। तो चेन कहीं पर कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आगे पीछे तोड़कर लगा दिया जाता है तो उससे नंबर ऑफ आइसोमर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो C6H14 हैज़ गॉट 5 आइसोमर्स एंड C7H16 हैज़ 9। As many as 75 isomers are possible for C10H22। C10H22 के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 75 आइसोमर्स बन सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स 2nd, 4th, 5th you observe that CH3 group
is attached to carbon atom numbered as 2, you will come across groups like CH3, C2H5, C3H7, etc. attached to carbon atoms in alkanes or other classes of compounds. These groups और substituents are known as alkyl groups. ये जो substituents है CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब क्या है, क्या कहलाते हैं? alkyl substituents कहलाते हैं. ठीक है, alkyl groups बोल दो, alkyl substituents बोल दो. as they are derived from alkanes by removal of one hydrogen atom. कैसे बनते हैं ये? एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर वहाँ पर इसको अटैच कर दो. जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज CnH2n + 1. एल्काइल ग्रुप है, उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n + 1. अब एल्केन का फॉर्मूला और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला के बीच में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, ना कि वो एक पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो उसमें +1 है यहाँ पर, ना कि +2 है. +2 एल्केन में होगा क्योंकि वो पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें +2 होगा. एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n + 2. ठीक है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है CnH2n + 1. ठीक है, लेट अस रिकॉल द जनरल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनिट यूनिट 12 में हमने डिस्कस करा हुआ है, या जो भी है. तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने देखा हुआ है. तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स कैन फर्दर बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम. जो नीचे यहाँ पर टेबल हमें गिवन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? नॉमेनक्लेचर और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके अकॉर्डिंग उनका नेम यहाँ पर दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है हमको C5H11. राइट IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स ऑब्टेन्ड बाय अटैच्ड ऑफ OH ग्रुप्स एट डिफरेंट कार्बन ऑफ द चेन. तो इसको हमको क्या करना है? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स हमको देखने हैं C5H11 के, अलग अलग तरीके से स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच हो, जिस भी तरीके के आइसोमर्स इसके बनते हैं. तो वहाँ पे हमें क्या करना है? OH ग्रुप अटैच करना है. OH ग्रुप अटैच करने के बाद में उसका हमको क्या देखना है? उसका नॉमेनक्लेचर करना है, यानी उसका हमको IUPAC नेम देना है. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो स्ट्रेट चेन अगर हम इसकी बनाएं C5H11 की, तो इस तरीके से बनेगी. और यहाँ पर ये जो इसकी वेकेंट वैलेंसी है उस पर OH ग्रुप लगा दें, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन. और 1 पोजीशन पे अगर हम नंबरिंग हम इसका इस तरीके से करेंगे, नंबरिंग हमने उल्टा तरीके से कर दिया. नंबरिंग हम इस तरीके से क्यों करेंगे? क्योंकि हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से जो भी फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है वो नियर बाय हो. तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, यानी 1 पोजीशन पे क्या लगेगा? ऑल, यानी एल्कोहल के लिए हम ऑल प्रीफिक्स काम में लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया पेंटेन 1. और सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हमने सेकंड वैलेंसी खाली छोड़ी है, तो यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा ये इस तरीके से, तो ये पेंटेन 2 ऑल. अगर थर्ड नंबर की वैलेंसी खाली छोड़ेंगे और वहाँ पे OH लगाएंगे तो पेंटेन 3 और यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पर कार्बन चेन को छोटा कर दिया. एक मिथाइल ग्रुप को हमने सेकंड नंबर की पोजीशन पे आके अटैच कर दिया, और फोर्थ नंबर की वैलेंसी पर हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है. पर हम नॉमेनक्लेचर करते समय नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियर बाय हो. तो ये हो जाएगा हमारे 1 पोजीशन पे OH है और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, और ये यहाँ पर OH, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल. इससे पहले वाला था 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल.
उसके बाद में हम ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये 3 डिग्री है कार्बन। ऊपर वाला ये वाला तो 2 डिग्री था, पर ये जो टर्मिनल वाला था ये तो 1 डिग्री ही था, ये वाला 2 डिग्री था। ओके, तो ये वाला 3 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया हमने, तो ये हो गया 2 पर ही, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 पर ही OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना देंगे और यहाँ पर OH ग्रुप लगाएंगे तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर निकल के आएगी। यहाँ पे हम देखें 1 2, यहाँ 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 और लास्ट है इसमें CH3H CH3 यहाँ पे ये वाली वैलेंसी जो CH3 के नेबरिंग वाली वैलेंसी खाली है, तो हम नंबरिंग तो किनारे से ही चालू करेंगे ना, बीच में से तो नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे OH है, 3 पोजीशन पे CH3 है और चेन 4 कार्बन की है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आएगा। आज की वीडियो लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का यहाँ पे देखा। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हाइड्रोकार्बन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और इस तरीके से सारे चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करेंगे और आपकी NCERT कंप्लीट कराई जाएगी ताकि आपको ईजिली इसको पढ़ने में अच्छा लगे और समझ में भी आए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं चैनल पे कंटिन्यूअसली वीडियो डालती रहूं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।